आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक शख्स विक्रम के जीवन पर आधारित। विक्रम एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और हाल ही में उसने शादी की थी। एक दिन रात को ऑफिस से लौटने के बाद विक्रम ने अपनी पत्नी मीरा से कहा, सुनो मीरा, ऑफिस से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई है, अब खुश हो ना? मीरा ने कहा, क्या सच में? तो हम आखिरकार जा रहे हैं? विक्रम बोले, हाँ, और हम 5 दिन तक रहेंगे। मैंने ऑफिस से फोन करके उत्तराखंड के एक जंगल इलाके में एक कमरा बुक कर लिया है। अब वहां ज्यादा पर्यटक नहीं है, इसलिए बहुत ही कम किराए में रूम मिल गया है। विक्रम की बात सुनकर मीरा बहुत खुश हो गई। वह हाल ही में शादीशुदा थे, लेकिन विक्रम को प्राइवेट कंपनी में काम करने के कारण उन्हें हनीमून के लिए छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। अब 1 हफ्ते की छुट्टी पाकर वह बहुत खुश थे। अगले ही दिन सुबह सुबह वह उत्तराखंड जाने के लिए तैयार हो गए। विक्रम ने पहले से ही एक टैक्सी बुक कर ली थी और थोड़ा एडवांस भी दे दिया था। टैक्सी ड्राइवर समय पर उनके घर पहुंच गया। उनके घर से उत्तराखंड की दूरी लगभग 80 किलोमीटर थी। वहां पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग जाते थे। जब वे अपने गंतव्य पहुंचे तब समय 12 बजे का था। चारों ओर जंगल और पहाड़ियों के बीच से होते हुए वे लोग जा रहे थे। रास्ते का दृश्य विक्रम और मीरा को एक अद्भुत शांति का अनुभव दे रहा था। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों का मधुर गीत और पहाड़ियों पर बादलों का खेल, जैसे वे किसी सपनों की दुनिया में थे। टैक्सी जब ऊपर की ओर चढ़ रही थी तब पहाड़ी की छोटी से सूरज की रोशनी में चमकती नदी की धारा दिखाई दे रही थी। नीचे छोटे छोटे गांव नजर आ रहे थे। दूर एक झरना दिखाई दे रहा था, जिसकी हर बूंद में सूरज की रोशनी छोटे छोटे इंद्रधनुष बना रही थी। कुछ देर बाद ऐसे ही चलते चलते विक्रम और मीरा की टैक्सी एक होटल के सामने पहुंच गई। उस होटल के मालिक महेश विक्रम को पहले से ही जानते थे। वे 45 वर्षीय दोस्ताना स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने विक्रम और मीरा का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया और कहा, आओ आओ मेरे प्यारे विक्रम, तुम्हारे लिए सब तैयार है। अगर कुछ चाहिए तो बस मुझे बता देना। विक्रम ने कहा, जरूर बताऊंगा। आप कैसे हैं? महेश बोले, ऑन ऑफ सीजन में बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए तुम्हारी आंटी के साथ घर पर झगड़ा हो जाता है कभी कभी। तो चलो अंदर चलो। विक्रम ने टैक्सी का किराया चुका दिया और सामान लेकर मीरा के साथ होटल के अंदर आ गया। महेश ने विक्रम और मीरा को उनके कमरे में पहुंचा दिया और जाते समय एक अजीब बात कही, जिससे विक्रम थोड़ा चिंतित हुआ और मीरा डर गई। उन्होंने कहा, देखो विक्रम बाबू, तुम मेरे परिचित हो इसलिए कह रहा हूं। यह बात मैं और किसी ग्राहक को नहीं बताता। दरअसल उत्तराखंड के जंगल में पिछले कुछ महीनों से कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं। दिन में यहां आराम से घूम सकते हो, लेकिन शाम के बाद होटल के बाहर ज्यादा दूर मत जाना। तुम्हारा शुभचिंतक होने के नाते यह बात पहले ही बता रहा हूं। और हां, इस बात को कोई नए ग्राहकों के सामने मत बताना। विक्रम ने कहा, अब क्या बात है महेश जी, ठीक से समझा नहीं। महेश जी थोड़ी हंसी के साथ बोले, नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। बस रात में होटल के बाहर मत जाना, इतना ही काफी है। इतना कहकर वे तेजी से वहां से चले गए। उनके जाते ही मीरा ने विक्रम से कहा, क्या बात है विक्रम, वे इतने रहस्यमय तरीके से क्यों बोल रहे थे? विक्रम ने कहा, अरे छोड़ो, तुम उनकी बातों पर यकीन करती हो। शायद वे तुम्हें नया देखकर डराने का नाटक कर रहे थे। मैं हूं ना,
तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मीरा बोली, अच्छा, अब नहा लीजिए, फिर लंच करके बाहर घूमने जाएंगे। दोपहर का खाना खाने के बाद महेश जी की जीप और ड्राइवर रमेश के साथ वे दोनों पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए निकल पड़े। उनके जीवन में सब कुछ मजेदार चल रहा था, लेकिन आगे क्या होने वाला था इसका जरा सा भी अंदाजा उन दोनों को नहीं था। रात के 9 बज गए थे। रात का खाना खाकर विक्रम और मीरा बिस्तर पर सो गए। दिन भर की थकान के बाद उनकी आंखों में गहरी नींद आ गई। चारों ओर जंगल की शांति और गहरा अंधेरा छा गया। महेश जी ने रात 10 बजे के बाद होटल छोड़कर अपने घर चले गए थे। अब होटल में केवल नीचे एक बिहारी सज्जन और ऊपर विक्रम और मीरा रह रहे थे। मुख्य द्वार के पास एक चौकीदार था, लेकिन वह भी कुर्सी पर बैठा गहरी नींद में सो रहा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, विक्रम के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे कि बार बार उसकी नींद में गड़बड़ हो रही हो। वह बिस्तर पर करवट बदल रहा था। तभी अचानक उसने जंगल से एक अजीब सी रोने की आवाज सुनी। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई सपना है, लेकिन धीरे धीरे वह रोने की आवाज तेज होती गई। विक्रम तुरंत जाग कर बैठ गया और ध्यान से सुनने की कोशिश की। सच में कोई रो रहा था। विक्रम को साफ सुनाई दे रहा था। वह आवाज कोई लड़की लगातार सिसक सिसक कर रो रही थी। विक्रम का दिल धड़कने लगा। उस वक्त मीरा गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे जगाना उचित नहीं लगा। विक्रम तेजी से बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गया और बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा था, जिसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल मेन गेट के सामने एक टिमटिमाता बल्ब और उसके नीचे बैठे हुए चौकीदार की धुंधली साया दिखाई दे रही थी। विक्रम वैसे भी बहादुर व्यक्ति था और जंगल से आती इस आवाज ने उसके मन में गहरी उत्सुकता पैदा कर दी थी। वह खुद को रोक नहीं सका। कमरे में रखी टॉर्च उठाकर वह बाहर निकल पड़ा। सुबह महेश जी की चेतावनी उसे याद आई, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। धीरे धीरे वह होटल की सीढ़ियां उतरकर पत्थर के रास्ते से चलकर मेन गेट के पास पहुंचा। चौकीदार अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसे जगाना ठीक नहीं समझते हुए विक्रम चुपचाप मेन गेट को पार करके बाहर निकल गया। अब भी कभी कभी रोने की आवाज उसके कानों में आ रही थी। विक्रम आवाज का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ चला। इस इलाके के रास्ते और जंगल उसके लिए अच्छी तरह से जाने पहचाने थे, इसलिए जंगल में खो जाने का कोई सवाल ही नहीं था। हल्की सी मुस्कान के साथ विक्रम साहस के साथ आगे बढ़ता रहा। इस तरह कुछ देर चलने के बाद विक्रम को समझ में आया कि वह जितना गहरे जंगल में जा रहा है, उतना ही रोने की आवाज तेज हो रही है। जंगल के भीतर से दूर दूर तक रात के जीव जंतुओं की आवाज और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जंगल के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में रास्ता ढूंढते हुए विक्रम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली की छत आधी टूटी हुई थी। दीवारों पर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। विक्रम ने सोचा कि शायद यही वह जगह है जहां से आवाज आ रही थी। धीरे धीरे साहस के साथ वह हवेली के पास पहुंचा। अंदर घूप अंधेरा था, लेकिन रोने की आवाज अब और भी साफ सुनाई दे रही थी। दिल में थोड़ी सी घबराहट के साथ विक्रम ने टॉर्च की रोशनी में हवेली के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमरा कर खुला और वह अंदर चला गया। अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह था। टूटी फूटी फर्नीचर, धूल और मकड़ियों के जाले चारों ओर फैले हुए थे। हवेली के अंदर रोने की आवाज और भी स्पष्ट हो गई। वह धीरे धीरे आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे के पास पहुंचा और दरवाजे के पीछे झांकने की कोशिश की। दरवाजा आधा खुला हुआ था। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी में देखा, एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। वह औरत सिसक सिसक कर रो रही थी और उसके रोने की आवाज दिल को चीर देने वाली थी। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो बढ़ते हैं दूसरी कहानी की। एक बार मैं जयपुर से उत्तराखंड आ रहा था। रात का वक्त था। आसमान काले काले बादलों से घिरा हुआ था और दूर कभी कभी बिजली कड़क रही थी। सड़क भी ज्यादा खास नहीं थी, कुछ कच्ची कुछ पक्की सड़क थी, जिस वजह से मुझे अपना ट्रक धीमे धीमे चलाना पड़ रहा था। पता नहीं कैसे ट्रक की एक हेडलाइट भी
अपने आप चलते चलते बंद हो गई और दूसरी हेडलाइट भी कभी जलती तो कभी बुझ जाती। मेरा ट्रक हाईवे में था और हाईवे के दोनों तरफ या तो खेत थे या फिर जंगल। आसमान में बादल और बारिश, ऊपर से हेडलाइट भी काम नहीं कर रही थी और चारों तरफ नॉर्मल से ज्यादा ही अंधेरा था। तो मैंने ट्रक को सड़क के किनारे ही रोक दिया। सड़क में दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी जिसके पीछे पीछे मैं चल देता। इसीलिए मैंने ट्रक रोका और किसी दूसरी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा ताकि उसके पीछे पीछे मैं अपना ट्रक लेकर जा सकूं। मेरा सहायक सो चुका था और मैंने भी एक बीड़ी जलाई और बैठे बैठे बीड़ी सुलगा रहा था। अभी बारिश रुकी हुई थी, पर दूर कहीं तेज बारिश हो रही थी क्योंकि वहां कड़कती बिजली मुझे दिखाई दे रही थी। मैं कभी कभी बैक व्यू मिरर में पीछे भी देख रहा था कि कहीं पीछे से कोई दूसरा ट्रक या बस तो नहीं आ रही, मगर हमें वहां पर खड़े खड़े काफी देर हो चुकी थी और तब तक कोई दूसरी गाड़ी उस सड़क से नहीं गुजरी थी। तभी मुझे दूर सामने से 2 लोग पैदल आते दिखाई दिए। ये रात के करीब 1 बजे की बात होगी। सामने से आती एक बस की रोशनी में मैंने उन्हें आते देखा। बस हमारे सामने से हमारी तरफ आई और हमारे बगल से गुजरकर पीछे निकल गई और वह 2 लोग भी कुछ ही देर में हमारे ट्रक के करीब आ पहुंचे। मैंने अपने ट्रक के इंडिकेटर्स ऑन करके रखे हुए थे। उन्हीं की जलती बुझती रोशनी में मैंने उन दोनों को देखा। वह एक औरत और एक लड़की थी। जब वह ट्रक के बिल्कुल पास पहुंच गए तब मैंने उन्हें अच्छे से देखा। उनमें एक बूढ़ी औरत थी, करीब 80 साल की, और दूसरी एक जवान सांवली सी लड़की थी, यही कोई 16-17 साल की। उन दोनों ने घाघरे पहने हुए थे, सिर पर पल्लू डाला हुआ था। वह दोनों मेरे ट्रक के बगल में आए और दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए और दरवाजे को पीटने लगे। हे भैया, कुछ खाने को दे दे, तेरा भला हो। कुछ दे दे भैया, हम भूखे हैं, कुछ खाने को दे दे। ट्रक में उस वक्त खाने को कुछ नहीं था तो मैं उन्हें 1 रुपया देने लगा। तब वह बूढ़ी औरत बोली, पैसा नहीं चाहिए भैया, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। अम्मा, खाने को कुछ नहीं है, मैंने कहा। इस बीच मेरी नजर उस लड़की पर गई। मैंने देखा वह अजीब ढंग से खड़ी थी। उसकी दोनों आंखें एकदम सफेद थीं, चेहरा सांवला था और चोट खरोच के निशान से भरा हुआ था। उस बुढ़िया का चेहरा भी झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर उस बुढ़िया का पेट बहुत बाहर को निकला हुआ था, जिसे उसने अपने पल्लू से छुपाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बुढ़िया गर्भवती हो। तभी बाहर धीमे धीमे बारिश की बूंदें बरसने लगीं। तब वह बुढ़िया बोली, मुझ पर नहीं तो इस अंधी लड़की पर दया कर। हम दोनों को ट्रक में बिठा ले भैया, हम दोनों भीग जाएंगे। मुझे उन दोनों को देखकर कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने दरवाजा नहीं खोला और उन दोनों को वहां से जाने को बोल दिया। कुछ देर तक उसी तरह मिन्नतें करने के बाद वह बुढ़िया किसी दूसरी ही भाषा में मुझे गालियां देकर वहां से चली गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज और हाथों के इशारों से पता चल रहा था कि वह मुझे गालियां और बद्दुआ दे रही है। बारिश तेज होने लगी और अब तो बिजली भी कड़कने लगी थी। मैं बैक व्यू मिरर में उन दोनों को दूर जाता देख रहा था। वह सड़क में काफी दूर पहुंच चुके थे। तभी मुझे दूर मेरे पीछे से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकती दिखाई दी। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाल के पीछे देखा। वह ट्रक या बस थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और उस बस या ट्रक के पास आने का इंतजार करने लगा ताकि मैं अपना ट्रक लेकर उसके पीछे पीछे चल सकूं। काफी देर हो गई, मगर वह ट्रक या बस, वह जो भी था, अभी तक हमारे करीब नहीं पहुंचा था, जबकि उसे अब तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा। पीछे दूर 2 हेडलाइट्स चमकती दिखाई दे रही थी। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाल के पीछे देखा। वह अभी भी उतनी ही दूर थी जितनी कुछ देर पहले दिखाई दे रही थी। इसका मतलब था कि वह गाड़ी वहां रुकी हुई है। मैं वापस अपनी सीट में बैठा और बीड़ी सुलगाकर उसके कश मारने लगा और इंतजार करने लगा उस गाड़ी के करीब आने का। मेरी नजर बैक व्यू मिरर में उसी गाड़ी के ऊपर थी कि तभी मेरे ट्रक के दूसरी तरफ वाले दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। कोई बड़ी ही बेताबी से ट्रक के दरवाजे को भभा रहा था। आवाज सुनकर मेरा सहायक भी जाग गया और उसने खिड़की से बाहर सिर निकाल के देखा।
बाहर से एक आदमी ने घबराते हुए कहा, भाई भाई दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मेरे सहायक ने मेरी तरफ देखा और बोला, उस्ताद यह तो ट्रक का सहायक रामू है। मैंने अपने सहायक से दरवाज़ा खोलकर उस आदमी को अंदर बिठाने को कहा। दरवाज़ा खोलते ही वह आदमी डरा सहमा सा ट्रक में चढ़ा। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। हमने उससे पूछा कि बात क्या है, वह डरा हुआ क्यों है? तो वह कांपती हुई आवाज में बोला, वहां पीछे मेरे उस्ताद को उन्होंने मार डाला है। मैंने कहा, अरे किसने मार दिया और कैसे? चल कर देखते हैं। वह आदमी बोला, नहीं उस्ताद, वहां जाकर कोई फायदा नहीं, अनिल दादा मर चुका है। वह उस बुढ़िया ने ट्रक रुकवाकर अनिल दादा से कुछ खाने को मांगा। बोल रही थी, बहुत भूख है। खाने को तो कुछ था नहीं, तो वह बुढ़िया बोली कि अंदर बिठा ले, बाहर बहुत ठंड है। मैंने मना किया था उसे ट्रक का दरवाजा खोलने के लिए, मगर अनिल दादा ने दरवाजा खोलकर उन दोनों को अंदर बिठा लिया। फिर वह अनिल दादा की बगल वाली सीट में आकर बैठ गई और वह लड़की ट्रक के पीछे लटक गई। अनिल दादा ने ट्रक को चलाया। काफी दूर चलने के बाद वह बुढ़िया अनिल दादा से बोली, भैया हमें तो बहुत दूर तक जाना है, तू ट्रक रोक दे, मुझे किसी के आने का इंतजार है, मेरा आदमी आने वाला है। मगर अनिल दादा ने ट्रक नहीं रोका। तब वह बुढ़िया बोली, रोको, मैं उतरूंगी। मगर अनिल दादा ने ट्रक नहीं रोका। फिर उस बुढ़िया ने अनिल दादा के साथ कुछ किया और अनिल दादा मर गया। क्या कर दिया? कैसे मारा? मैंने पूछा। वह आदमी बोला, उसने कुछ नहीं किया, बस अनिल दादा की बगल में बैठकर उसे देखने लगी और अनिल दादा मर गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसके बाद मैं डर के मारे कूदकर ट्रक से उतर गया और वहां से भागा, यहां तक आया। आपको देखकर जान में जान आई। वह आदमी बहुत डरा हुआ था और उसकी बातें भी बिल्कुल अजीब थीं, मगर उसने जो बताया उससे लग रहा था कि यह वही बुढ़िया और लड़की थी जो मुझसे भी खाना मांग रही थी। खैर, मैंने ट्रक की चाबी घुमाई और ट्रक चालू किया। मैंने सोचा उस ट्रक को देखता हूं जो पीछे रुका हुआ था। मैंने ट्रक को बैक गियर में डाला और उस ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने देखा कि नंबर का ट्रक सड़क के किनारे खड़ा है। ट्रक की हेडलाइट्स जल रही थी, मगर ट्रक के अंदर कोई भी नहीं था। मैंने अपने ट्रक की हेडलाइट्स को उस ट्रक की खिड़की पर फोकस किया। वह दोनों बेजान सी जमीन में पड़ी हुई थी। वह बुढ़िया और वह लड़की दोनों मरी हुई लग रही थी। तभी अचानक मेरे सहायक ने चिल्लाकर कहा, उस्ताद जल्दी से ट्रक में आओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह दोनों औरतें जो जमीन पर पड़ी थीं अब वहां नहीं थीं। मैं वापस तेजी से अपने ट्रक में चढ़ा और ट्रक स्टार्ट करके वहां से भाग निकला। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।